Good morning, students. We have read about French society during the late 18th century. Till now, we have read how the people were struggling for survival and how a subsistence crisis happens. We also read about emergence of middle class. Today we have to read from page number 8. Second point, the outbreak of the revolution. Louis XVI had to increase taxes for regions. You have learnt in the previous section. लुई 16 को टैक्स बढ़ाने पड़े, जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा है. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट गोइंग दिस? और आप इस बारे में मतलब क्या सोचते हो कि उसने ये कैसे किया होगा? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. ओल्ड रिजाइम यानी कि पुराने राजतंत्र में फ्रांस जो था, उसके सम्राट को ये पावर नहीं थी कि वो टैक्स खुद लगाए अपनी अकेले इच्छा के अनुसार. रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द जनरल एस्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस. और इसकी बजाय उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी एस्टेट जनरल की, जो कि एक प्रतिनिधि सभा थी जिसमें तीनों एस्टेट के मेंबर्स शामिल होते थे और जो कि प्रपोजल पास करती थी, प्रस्ताव पास करती थी नए टैक्सेस का. द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 एस्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और ये जनरल एस्टेट जो थी वो एक राजनीतिक संस्था थी जिसके अंदर तीनों एस्टेट के जो मेंबर्स थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, अपने सदस्यों को भेजते थे. हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. सम्राट को सिर्फ ये फैसला करने का अधिकार था कि इस संस्था की मीटिंग कब बुलानी है. द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614. और अंतिम बार ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी राजा के द्वारा, वो 1614 में बुलाई गई थी. और अब जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो 1774 के बाद की बात है. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estate General to pass proposal for new taxes. 5 मई को लुई 16 ने 1789 को एस्टेट जनरल की एक असेंबली यानी कि एक सभा बुलाई इकट्ठी नए टैक्सेस के प्रस्ताव पास करने के लिए. आ रेस्प्लिडेंट हॉल यानी कि एक शानदार, एक भव्य हॉल इन वर्साई के महल में was prepared to host the delegates यानी कि जो मेंबर्स आने थे, प्रतिनिधि आने थे, उनकी मेजबानी के लिए वर्साई के महल में एक शानदार हॉल तैयार किया गया. द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच. पहले और दूसरे एस्टेट ने, 3 एस्टेट थे, पहले और दूसरे ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे अपने, who were seated in rows facing each other in 2 sides. जो कि एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को फेस करते हुए 2 लाइनों में बिठाए गए. While the 600 members of the third estate had to stand at the back. और जबकि तीसरा एस्टेट जो था, जो कि टैक्स पे करता था, उसके 600 मेंबर उनको उनके पीछे खड़ा होना पड़ा. द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पर्स एंड एजुकेटेड मेंबर्स. और तीसरे एस्टेट में जो लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे उनमें धनी और पढ़े लिखे लोग शामिल थे. यानी कि उनको ये अपना अपमान लगा एक तरह से. पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. किसानों को, कारीगरों को या महिलाओं को असेंबली में एंट्री करने से मना कर दिया गया. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters. उनकी जो शिकायतें थी और जो डिमांड्स यानी कि मांग थी, उनको 40,000 लेटर्स में लिस्ट बनाई गई उनकी. इतने लेटर्स में वो शिकायतें ली गई. विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रोट विद देम, जिसको वो प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे. वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle
और अब तक एस्टेट जनरल की जितनी मीटिंग्स हुई थी और उनकी जो वोटिंग हुई थी, वहां पे जो वोटिंग कंडक्ट करवाई गई थी, वो सिद्धांत के अनुसार होती थी दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट, कि प्रत्येक एस्टेट की एक वोट होगी। दिस टाइम टू लुई 16 वाज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, और इस बार भी लुई 16 इसी प्रैक्टिस को यानी कि इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू रखने के लिए प्रतिबद्ध था, वो डिटरमिन्ड था। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड, पर तीसरे एस्टेट के मेंबर अब मांग करने लगे दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली हैज अ वोल, कि अब असेंबली की तरफ से ये वोटिंग कंडक्ट करनी चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जिसमें प्रत्येक मेंबर को एक वोट डालने का अधिकार होगा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो बात रखी गई थी वन वोट वाली, वो एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जो कि रूसो जैसे फिलोसोफर ने, दार्शनिक ने सामने रखा था लोगों के अपनी बुक में, जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा ने इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, तो तीसरे एस्टेट के सारे मेंबर्स असेंबली से वॉक आउट कर दिया उन्होंने, यानी कि बाहर निकल गए इन प्रोटेस्ट, विरोध में। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट viewed themselves as a spokesman for the whole फ्रेंच नेशन, और तीसरे एस्टेट के जो भी प्रतिनिधि थे जो वहां आए हुए थे, वो अपने आप को पूरे फ्रांस देश का स्पोक्समैन समझते थे। स्पोक्समैन होता है प्रवक्ता, जो सारी जितनी भी शिकायतें होती हैं उनको एक तरह से सभी लोगों की तरफ से एक नेता के रूप में सामने रखते हैं। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. वर्साई जो राजा का महल था, वो वर्साई के अंदर था, तो वर्साई के ग्राउंड में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था। उस इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में 20 जून को वो सब इकट्ठे हो गए, सारे जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि 600 मेंबर थे। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने आप को एक राष्ट्रीय सभा, एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, स्वोर किया कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक संविधान नहीं तैयार कर लेंगे, वो भंग नहीं करेंगे असेंबली को, इस नेशनल असेंबली को, तब तक वो चलाएंगे। दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जो सम्राट की शक्तियों को लिमिट कर देगा, कम कर देगा। दे वर लेड बाय मिराबियू एंड आबेसिए, और दो व्यक्ति थे जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसका नाम था मिराबियू एंड आबेसिए। मिराबियू वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। वैसे तो मिराबियू एक कुलीन परिवार में जन्मा था, नोबल फैमिली में, जो कि सेकंड एस्टेट होता था, पर वो जो एक समाज यहाँ पे चल रहा था फ्रांस में फ्यूडल प्रिविलेज का, जिसमें सामंती विशेष अधिकार थे, उसको वो दूर करने की जरूरत से वो कन्विंस थे, सहमत थे। ही ब्रोट आउट अ जर्नल, उन्होंने एक पत्रिका निकाली, एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साई। वर्साई के अंदर जो लोग इकट्ठे हुए थे, उनको उन्होंने बड़े ही जोरदार स्पीच दिए, भाषण दिए। आबेसिए ओरिजिनली अ प्रिस्ट, आबेसिए वैसे तो एक पादरी थे। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कोल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, पर उन्होंने एक बड़ा प्रभावशाली पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था कि थर्ड एस्टेट क्या है। इस लेसन को हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, हम इसको कल कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।